गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं ए के मेहता पॉलिटिकल साइंस लेकर के दोबारा हाजिर हूं। जैसा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 जिसको आप 2.0 या सेकेंड फेज कहते हैं उसकी तैयारी चल रही है और मुझे विश्वास है कि आप लोग लगातार इसमें लगे हुए भी होंगे। आज मैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। मैंने आपसे बताया भी था और आप लोगों से एक वादा भी किया था कि मैं टॉपिक जो डिस्कशन कराऊंगा साथ साथ टॉपिक के साथ साथ डिस्कशन के साथ साथ क्वेश्चंस का भी डिस्कशन कराऊंगा। ठीक, आज उसके श्रृंखला के प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है और इसमें हम उदारवाद के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। लगभग हम प्रत्येक छोटे छोटे टॉपिक में हम क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे ताकि हम पूरे पार्ट को कवर कर सकें। जैसा कि आप लोगों का जो क्वेश्चंस जो पेपर है जो 3 लेवल में होंगे, 6, 8, 9, 10 और 11, 12, और हमने 9, 10 में भी पॉलिटिकल साइंस 40 क्वेश्चंस का जो शब्दावली है वह पॉलिटिकल साइंस शब्द लिखा हुआ है, नथिंग इंडियन पॉलिटी लिखा हुआ है। अगर ये कहें तब इंडियन पॉलिटी एज ए पार्ट ऑफ ए पॉलिटिकल साइंस, भारतीय राज्य व्यवस्था जो है वह पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, न कि पूरे पॉलिटिकल साइंस है। तो यदि सिलेबस को गौर कीजिएगा तो इंडियन पॉलिटी सिर्फ नहीं पढ़ना है 9, 10 में भी, उसमें भी आपको पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ना है। इसलिए 11, 12 के साथ साथ 9, 10 की भी यहाँ से तैयारी शुरू हो जाएगी। क्लियर? हाँ, 6, 8 में सिर्फ इंडियन पॉलिटी ही पढ़ना है, लेकिन 9, 10 और 11, 12 में पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। इसी पॉलिटिकल साइंस में जो आज से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो रही है, जिसमें पार्ट 1 हमने कहा कि अब शुरू कर रहे हैं, तो आप देखिएगा क्वेश्चंस को। तो उदारवाद से संबंधित सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस उदारवाद से रहेंगे। अच्छा, अगर इस क्वेश्चंस को पहले क्वेश्चंस को देखा जाए, पहले क्वेश्चंस को, क्लियर? तब पहला जो क्वेश्चंस है हमारा कि उदारवाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस है कि उदारवाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सत्य कथन से क्वेश्चन, तो उदारवाद होता क्या है। तो पहले तो मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि उदारवाद की उत्पत्ति जो हुई है वह 17वीं शताब्दी के मध्य से मानी जाती है। 17वीं शताब्दी के मध्य से मानी जाती है उदारवाद की उत्पत्ति। नहीं, और क्योंकि इसके जनक माने जाते हैं जॉन लॉक, जॉन लॉक ने ही उदारवाद की अवधारणा दी थी। जॉन लॉक ने उदारवाद की अवधारणा दी थी। तो कह रहा है, क्वेश्चंस कहता है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला क्वेश्चन सत्य है कि उसकी उत्पत्ति 17वीं शताब्दी के मध्य से मानी जाती है। और याद कीजिए, इसी उदारवादी व्यवस्था ने, विचारधारा ने इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति की शुरुआत की थी और उसी गौरवमयी क्रांति ने संस्थाओं के निर्माण, संवैधानिक संस्थाओं के विकास, मौलिक अधिकार आदि की रूपरेखा तय की। ठीक है, तो यह 17वीं शताब्दी के मध्य से मानी जाती है। इसमें, इस विचारधारा में मानव के यानी कि व्यक्ति को महत्ता प्रदान किया है। इस विचारधारा ने व्यक्ति को महत्ता प्रदान किया है। और जॉन लॉक ने तो कहा कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, उसको संपत्ति रखने, संपत्ति करने का अधिकार है और राज्य की भूमिका गौण होती है। तो यह दूसरा है। तो पहला कथन तो सत्य है। दूसरा, यह मानवीय बुद्धि तथा उसके विवेक को महत्ता प्रदान करता है। यह मानवीय बुद्धि तथा उसके विवेक को महत्ता देता है, व्यक्ति को महत्ता देता है और कहता है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। और तीसरा, यह रूढ़िवाद, अंधविश्वास, परंपरा का विरोध करता है। यह भी सत्य है। यह आधुनिक मानव के विकास की बात करता है, व्यक्ति की गरिमा को बात करता है और इसी ने संवैधानिक संस्थाओं, पंथ निरपेक्षता आदि के विकास को, लोकतंत्र के विकास की आधारशिला रखी। इसीलिए यह भी कथन सत्य है कि विरोध करता, ये भी सत्य है, ए भी, बी भी सत्य है और ए भी सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बंधु एक से अधिक, डी आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो रहा है? अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। अगर सेकंड क्वेश्चन देखिए कि अब कह रहा है कि पुस्तक के संबंध में, अब कह रहा है क्वेश्चंस की पुस्तक के संबंध में, पुस्तक तथा रचयिता के संबंध में असत्य मिलान चुनना है। पुस्तक
तथा इसके रचयिता के संबंध में असत्य मिलान चुनना है। लिबरलिज्म, उदारवाद के कौन लेखक रहे? देखो इस पर ना कई सारे लेखक हैं लिबरलिज्म के, चाहे ये वॉन मेसी हो, ठीक है, या आप कहें टॉब हाउस हो, कई सारे इसके विचारक, इसके लेखक रहे। सैमुअल भी हैं इसके लेखक, इसके लेखक सैमुअल है, एडमुंड है, तो कई सारे लेखक हैं इसमें। तो आप याद रखिएगा लिबरलिज्म शब्द के जो पुस्तक है, जो लिबरलिज्म के पुस्तक है उसे कई सारे हैं, चाहे वॉन मेसी हो, वॉन मिसेज हो, चाहे टॉब हाउस हो। टॉम हाउस ये भी एक लेखक है, इन्होंने भी लिबरलिज्म नामक ही पुस्तक लिखा। चाहे एडमुंड फर्स्टे हो, एडमुंड हो, चाहे सैमुअल्स हो, ये सभी लिबरलिज्म के पुस्तक के रचयिता हैं। सभी ने अपने अपने दौर में किताब लिखी है लिबरलिज्म नामक, ठीक है। इसलिए यह भी आंसर सत्य है। और अगर कहे ये भी सत्य है तो इसलिए समझ लीजिएगा कि कौन कौन से लेखक है। तबॉन मिसेज हैं, डॉब हाउस है, एडमुंड है, सैमुअल्स है, ये सभी इसके लेखक रहे हैं, अपने अपने समय में इन्होंने किताब लिखी है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी यह लिखा है जे.एस. मिल ने, यहाँ पर जे.एस. मिल होगा, यहाँ पर जे.एस. मिल होगा। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी कई बार आप देखिएगा, जो पिछले जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें पुस्तक और इसके रचयिता से कई क्वेश्चंस लिखे गए हैं, इसलिए हमने इस पर भी ज्यादा जोर दिया है। तो लिबरलिज्म के रचयिता कई सारे हैं, तो 3-4 आपको दिखेंगे। प्रिंसिपल्स के रचयिता, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के रचयिता जे.एस. मिल हैं, जिन्होंने आधुनिक उदारवाद की संज्ञा दी थी। आधुनिक उदारवाद को बढ़ाने में जो इनका स्वतंत्रता के संबंध में बड़ा अच्छा योगदान है विचार में। द फ्यूचर ऑफ द वर्किंग क्लासेज, ये भी रचना अल्फ्रेड मार्शल का लिखा हुआ है। द फ्यूचर ऑफ वर्किंग क्लासेज का भी लिखा हुआ है, जो अल्फ्रेड मार्शल्स का लिखा हुआ है। तो तीनों सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। इसलिए यह क्वेश्चन गलत है सिर्फ, और 1 और 2 गलत है सिर्फ, 1 2 3 भी गलत है सिर्फ, 1 भी गलत है, तीनों सत्य है। तो ऑप्शन में हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस कह रहा है असत्य मिलान चुने, तो तीनों सत्य है। टॉब हाउस के ये लिबरलिज्म के कई सारे रचयिता है, कई सारे पुस्तक लिबरलिज्म के नाम पर लिखी गई हैं, तो टॉब हाउस उनमें से एक है। तो ये भी क्वेश्चन सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन अगर देखें, दूसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा, आर्थिक रूप से उदारवाद का संबंध है। आर्थिक रूप से उदारवाद का संबंध, देखिए उदारवाद को समझना है ना तो 3 अर्थों में बांट करके देखिएगा, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रहा है आर्थिक उदारवाद से, तो आर्थिक उदारवाद में संपत्ति को रखने, व्यक्ति को ही अधिकार दिया है, संपत्ति को रखने और संपत्ति का विस्तार करने का अधिकार है। इसी ने पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया, इसी ने पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया। और एडम स्मिथ जिन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशंस लिखा, इन्होंने बाजारवाद की अवधारणा दी। ये बहुत बड़े समर्थक रहे हैं आर्थिक उदारवाद के, बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। तो इसमें राज्य की हिस्सा जो है, राज्य की जो भूमिका है वह न्यूनतम होती है, राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य की भूमिका नगण्य होती है और राज्य सिर्फ एक सुरक्षा प्रहरी के रूप में कार्य करता है। तो कह रहा है क्वेश्चन आर्थिक रूप से उदारवाद का संबंध है, तो व्यक्ति को उत्पादन, उसका विनिमय तथा उसका वितरण, उत्पादक, विनिमय तथा वितरणकर्ता का अधिकार है, वितरणकर्ता का अधिकार है, यानी कि व्यक्ति को ही अधिकार है उत्पादन करने का, व्यक्ति को महत्ता दी जा रही है, इसलिए क्वेश्चन सत्य है। व्यक्ति को किसी प्रकार का व्यापार का अधिकार है, व्यक्ति को व्यापार करने का भी अधिकार है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और याद रखिएगा कि व्यक्ति को, हाँ, मादक पदार्थों पर आप रोक सकते हैं, मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक सकते हैं, तब व्यक्ति को, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का व्यापार करने का अधिकार है। यहाँ कंफ्यूजन है,
क्वेश्चन यह है कि व्यक्ति को व्यापार करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी प्रकार का व्यापार करने का, तो मानव तस्करी का व्यापार थोड़े ना करेगा। ये मादक पदार्थों का व्यापार थोड़े ना करेगा, तो नियंत्रण है। लेकिन शास्त्रीय उदारवाद तो कहता है कि व्यापार कुछ भी कर सकता है, लेकिन संभव नहीं है। राज्य का भी नियंत्रण होना चाहिए। संपत्ति को संग्रह करने तथा नियमित करने का अधिकार है। हाँ, ये गलत है। किसी भी प्रकार का व्यापार करने का अधिकार नहीं है, लेकिन संपत्ति को संग्रह कर सकता है और संपत्ति को नियमित कर सकता है, उसका विस्तार कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन सत्य है और तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। क्यों? मैं यहाँ अगर यही क्वेश्चन रहता कि व्यक्ति को व्यापार का अधिकार है तो सत्य हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन से व्यक्ति को किसी भी प्रकार का व्यापार का अधिकार है, ये सत्य नहीं है। इसलिए इसका आंसर ए और सी हो जाएगा। तो कह रहा कौन सा संबंधित है, कौन सा क्वेश्चन संबंधित है, तो ए और सी संबंधित है, अर्थात एक से अधिक क्वेश्चन, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो क्लियर होता जा रहा है दोस्तों, क्लियर। इसलिए उदारवाद से यदि क्वेश्चन आएगा तो देखिए अपने आप सारा कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर। अगर अब इसको देखिए, इनमें से किसे इनमें से किसे उदारवाद का जनक माना, मैंने भी पहले ही क्वेश्चन में कहा कि उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। किसे उदारवाद का जनक माना जाता है? हाँ, ये सभी समर्थन में हैं, ये सभी समर्थन में हैं। और हॉब्स ने तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अवधारणा दी थी, हॉब्स ने तो सामाजिक समझौते की अवधारणा दी, ठीक है। और सामाजिक समझौते की जो अवधारणा दिया था वो हॉब्स ने दिया था। लास्की भी उदारवाद का समर्थक है, हालांकि इन्होंने समाजवाद पर भी बेहतर जोर दिया है, लेकिन लास्की ने भी इस पर जोर दिया है। क्लियर। और याद रखिएगा, रूसो जो फ्रांसीसी विचारक है, इन्होंने ही कहा था कि जिंदगी भर व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन जिंदगी भर जंजीरों से जकड़ा रहता है। व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन जिंदगी भर जंजीरों से जकड़ा रहता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है किसे उदारवाद का जनक माना जाता है? तो जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। ये ब्रिटिश रहे हैं, हॉब्स भी ब्रिटिश रहे हैं, ठीक है। रूसो फ्रांसीसी विचारक रहे। तो कभी कभी पूछेगा कहां से संबंधित रहे हैं, तो उदारवाद में उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। ये सभी समर्थक रहे हैं। क्लियर। तो आसान होता जा रहा है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, फिर आप पांचवा क्वेश्चन आप आइए, इनमें से किस विचारक ने व्यक्ति के अधिकारों का सिद्धांत दिया है? किस विचारक ने व्यक्ति के अधिकारों का सिद्धांत दिया है? किस विचारक ने व्यक्ति के अधिकारों का सिद्ध, तो मैंने कहा ना कि व्यक्ति को प्रमुख माना गया है, व्यक्ति को प्रमुख माना गया है उदारवाद। उदारवाद में जो उदारवाद का जनक है वह जॉन लॉक है, और जॉन लॉक ने व्यक्ति को विवेकशील प्राणी माना है। तो सबसे जो व्यक्ति के अधिकारों का जो सिद्धांत दिया वह जॉन लॉक ने दिया है। ग्रीन जो है ये आधुनिक उदारवाद को बढ़ाने में बड़ा योगदान रहा है। ग्रीन ने आधुनिक उदारवाद को बढ़ावा दिया है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत हॉब्स ने दिया है। सामाजिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो भी मैं चर्चा कर रहा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत आपको ये दिया है। और लॉक ने किताब लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ट्रीटीज के संबंधित दो किताबें, एक सेकंड लिखा है और एक टू ट्रीटीज के नाम से बुक लिखा है। तो जॉन लॉक द्वारा लिखा हुआ है बुक है। क्लियर। तो ये जॉन लॉक ने ही व्यक्ति के अधिकारों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगर कहेगा सामाजिक समझौता ये का सिद्धांत किसने दिया, तो हॉब्स ने दिया है। आधुनिक उदारवाद को बढ़ाने में किसका योगदान रहा है, तो ग्रीन का रहा है। और इन्होंने ही राज्य को आवश्यक अच्छाई बताया है। क्लियर। एक बताया कि आवश्यक बुराई, एक बताया आवश्यक अच्छाई। क्लियर। तो ग्रीन महोदय का बड़ा योगदान रहा है। लास्की ने भी
विचारों में बढ़ाने में, और लास्की का भी संबंध बहुत बेहतर रहा। लास्की ने किताब लिखी थी, मैं उस किताब का नाम भूला, हाँ, द मॉडर्न स्टेट। उन्होंने किताब लिखी द मॉडर्न स्टेट। लास्की का दो किताब है, एक द मॉडर्न स्टेट नाम की एक बुक है, ठीक है, मॉडर्न स्टेट नाम की बुक है, ठीक है। और एक और किताब लिखी है जो मैं उसका नाम भूल रहा हूं, याद आएगा तो मैं बता दूंगा। क्लियर। द मॉडर्न स्टेट नाम की रचना लास्की की ही रचना है। क्लियर। इसलिए इसको समझिएगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट। और एक और किताब है इन मॉडर्न स्टेट, इन मॉडर्न स्टेट, अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट, एक और अभी मैं देख रहा था, अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट, अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट नाम की एक किताब लिखी। दो किताब मॉडर्न स्टेट के नाम से लिखी है, द मॉडर्न स्टेट के नाम से, और एक अथॉरिटी ऑफ मॉडर्न स्टेट के नाम से लिखी है लास्की ने। तो अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। तो ग्रीन ने भी, हॉब्स ने भी, लॉक ने भी, और लास्की। तो कह रहा है कि किसने, किस विचारक ने व्यक्ति के अधिकारों का सिद्धांत दिया? तो जॉन लॉक ने दिया, और इसने कहा कि राज्य का काम सिर्फ सुरक्षा प्रहरी का है, राज्य का काम सिर्फ सुरक्षा प्रहरी का है। और ये जो विचार दिया था उसको परंपरावादी उदारवाद, परंपरावादी उदारवाद की संज्ञा दी गई, परंपरावादी उदारवाद कहा गया, या शास्त्रीय उदारवाद कहा जाता है। क्लियर। तो यहां तक बातें क्लियर हो गई। मैं आगे बढ़ता हूं छठे क्वेश्चंस की तरफ, छठे क्वेश्चंस की तरफ। उदारवाद की देन मानी जाती है, उदारवाद की देन मानी जाती है। तो उदारवाद की देन क्या है? तो मैंने कहा ना कि व्यक्ति प्रमुखता। उदारवाद ने, उदारवाद एक सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विचारधारा नहीं है। उदारवाद सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक तथा राजनैतिक विचार भी है। तो इसलिए इसको समझिए, तो इसने निर्वाचित सरकार की भूमिका को बढ़ावा दिया, इसने निर्वाचित सरकार की भूमिका उदारवाद से ही आई। ध्यान रखिएगा, इसलिए समय समय पर चुनाव होते हैं, और जब निर्वाचित सरकार आएगी बंधु, तो लोकतंत्र भी अपने आप आ जाएगा। इसने पंथ, सभी पंथों को समान माना, और इसने पंथ निरपेक्षता भी इसी की देन मानी जाती है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी इसी की देन मानी जाती है। क्लियर। जहां राजतंत्र होगा वहां न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगा, सारी शक्तियां केंद्र, ये राजा में निहित होगी। लेकिन इसने कहा कि नहीं भाई, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, ताकि राजा ही उसका सर्वे सर्वा नहीं होगा। तो निर्वाचित सरकार हो, पंथ निरपेक्षता हो, लोकतंत्र को बढ़ावा देना हो, या स्वतंत्र न्यायपालिका हो, ये सभी मानी जाती है। संवैधानिक सरकार की स्थापना हो, ये सभी मानी जाती है उदारवाद का देन। लेकिन अस्थाई सरकार जरूरी नहीं है बंधु कि अस्थाई सरकार हो सकता है सरकार विश्वास मत खो दे, हो सकता है। जैसे आप सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी तो आ जाता है। हाल ही में ब्रिटेन में देखिएगा, इसके पहले तक दो दो प्रधानमंत्री हट गए। भारत में भी कई प्रधानमंत्रियों ने अपना कार्यकाल नहीं पूरा किया। तो ये पर जोर नहीं देता कि सरकार अस्थाई हो। हाँ, इसने उत्तरदायित्व पर जोर देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देता है, स्टेबिलिटी पर जोर नहीं देता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देता है। क्लियर। हालांकि ये अब कहना कि एकदम अस्थाई ही सरकार हो, इस पर जोर नहीं देता। तो इसलिए किसकी देन, क्या देन मानी जाती है? तो निर्वाचित सरकार देन मानी जाती है, पंथ निरपेक्षता मानी जाती है, और स्वतंत्र न्यायपालिका मानी जाती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक, दो और तीन। चौथा आंसर नहीं होगा। अगर कतर नहीं मानी जाती है तब सिर्फ चार होता, लेकिन करा मानी जाते तो एक, दो, तीन। अब देखिएगा, सारे क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वह ठीक पैटर्न बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ इसी तरीके कॉन्सेप्ट रहेगा ना, तो सारा क्वेश्चंस डील हो जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों से जो प्रोमिस किया था कि नहीं आपका क्वेश्चंस एकदम आसानी से बन जाएगा, देखिए कॉन्सेप्ट रहने के बाद क्वेश्चंस भी अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़िए, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। हैकर, हैकर एक विचारक रहे हैं। हैकर एक पीटर हैकर इनका पूरा नाम है। इन्होंने पॉलिटिकल, इन्होंने जो किताब लिखा था पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल थ्योरी में उदारवाद के स्वरूप तीनों उदारवाद को बताया है। इन्होंने पीटर हैकर नामक, पीटर हैकर ने
तीनों थ्योरी को बताया है, लोकतांत्रिक उदारवाद को भी बताया है, सुधारवादी उदारवाद को भी बताया है और काल्पनिक उदारवाद को भी बताया है। इसलिए इसका आंसर कह रहा है कितने स्वरूपों, किन स्वरूपों को बताया है, तो तीनों स्वरूपों को बताया, काल्पनिक उदारवाद को भी, लोकतांत्रिक उदारवाद को भी और सुधारवादी उदारवाद को भी चर्चा किया है। जो इनका किताब है पॉलिटिकल थ्योरी, उनमें तीनों बताया है। तो इसलिए इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर एक से अधिक होगा। एडम स्मिथ, अभी मैं कुछ देर पहले एडम स्मिथ की चर्चा कर रहा था। एडम स्मिथ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एडम स्मिथ के संबंध में इन्होंने एक किताब लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र की संपदा, द वेल्थ ऑफ नेशंस की एक किताब लिखी, द राष्ट्र की संपदा। और उन्होंने एडम स्मिथ को ही पूंजीवाद का समर्थक और जनक माना जाता है। इन्होंने ही बाजारवाद की अवधारणा दी और इन्होंने कहा, इसलिए इन्हें इकोनॉमिक्स का भी पिता कहा जाता है, अर्थशास्त्र का अगर पिता कहा जाता है तो एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। उदारवाद के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, अब विशेष करके शास्त्रीय उदारवाद के अर्थात परंपरावादी उदारवाद के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। इन्होंने राज्य की भूमिका को बड़ा कम रखा और कहा कि व्यक्ति को ही अधिकार है संपत्ति रखने का, संपत्ति का विस्तार करने का। इसलिए पहले जो क्वेश्चन था आर्थिक उदारवाद से, उसमें भी मैंने बताया था। तो इन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक रचना लिखी। इन्होंने शास्त्रीय उदारवाद का समर्थक माना जाता है, शास्त्रीय उदारवाद का समर्थक। आप इसको परंपरावादी उदारवाद भी कहते हैं। परंपरावादी उदारवाद, शास्त्रीय उदारवाद की विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, राज्य की भूमिका गौण होती है, व्यक्ति को संपत्ति रखने, व्यक्ति को संपत्ति का विस्तार करने का अधिकार होता है और राज्य की भूमिका सिर्फ और सिर्फ एक सुरक्षा प्रहरी के रूप में होती है, राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता। क्लियर? इन्होंने आर्थिक मानव की संकल्पना को भी प्रस्तुत किया है। इन्होंने आर्थिक मानव की संकल्पना, इसलिए ये भी सही है बंधु, ये भी सही और ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर, इसलिए एडम स्मिथ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर एक बार देखिएगा एडम स्मिथ को। ठीक, अगर मैं आगे अब 9वें क्वेश्चन की तरफ चलूं तो इनमें से कौन सा विचारक उदारवाद का समर्थक है? इनमें से कौन सा विचारक उदारवाद का, देखिए तीनों विचारक जो हैं वो उदारवाद के समर्थक माने जाते हैं। तीनों विचारक जो हैं वह उदारवाद के समर्थक माने जाते हैं। चाहे कांट हो, कांट ने जो जर्मन के विचारक हैं, कांट ने ही कांट लाप्लास थ्योरी दिया था, कांट लाप्लास थ्योरी दिया था, कांट लाप्लास थ्योरी दिया था। ठीक है, तो कांट बहुत बड़े समर्थक रहे हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है नैतिक शुद्धता। इन्होंने जो 2 सिद्धांत लिखा है, नैतिक शुद्धता का सिद्धांत दिया है और साथ ही कर्तव्य के लिए कर्तव्य, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत दिया है। तो अगर पूछेगा कि कांट नैतिक शुद्धता का सिद्धांत, नैतिक शुद्धता का सिद्धांत, नैतिक शुद्धता का सिद्धांत या कर्तव्य के लिए कर्तव्य, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत किसने दिया है? तो कांट ने दिया है। ये जर्मन विचारक रहे हैं और इन्होंने ही कठोरतावाद का भी नियम दिया है, कठोरतावाद का भी सिद्धांत इन्हीं की देन मानी जाती है। जहां तक ग्रीन की बात है, ग्रीन उदारवाद के दूसरे स्वरूप आधुनिक उदारवाद के बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं। इन्होंने व्यक्ति के साथ साथ राज्य की भूमिका को भी महत्ता प्रदान की। इन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य को अवधारणा को प्रस्तुत किया और कहा कि राज्य की भूमिका सिर्फ सुरक्षा प्रहरी के रूप में नहीं है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को आप बने रहने दीजिए, लेकिन राज्य की भूमिका को भी आप गौण करके नहीं रख सकते। राज्य का काम लोगों का कल्याण करना होगा। इसलिए इसमें आप ये समझिएगा, यदि इसे क्वेश्चंस आएगा तो ग्रीन, वार्कर ने एक किताब लिखी थी क्रिटिकल फिलॉसफी,
एक देखिएगा, मुझे ध्यान नहीं है, बार्कर बड़े फेमस रहे हैं और ये भी बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, ये भी बहुत बड़े समर्थक रहे हैं उदारवाद के। तो अगर क्वेश्चंस कहेगा कि उदारवाद के समर्थक कौन कौन है, तो कांट भी रहे हैं, ग्रीन भी रहे हैं और बार्कर भी रहे हैं। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वह इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि तीनों आंसर हो जाएगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा, आपके पास भले निगेटिव मार्किंग नहीं हो, लेकिन डी और ई ऑप्शंस हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखेगा। इसे तीनों का समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, शास्त्रीय उदारवाद, ये भी मैं कुछ देर पहले बता रहा था ना कि शास्त्रीय उदारवाद, तो शास्त्रीय उदारवाद में व्यक्ति प्रमुख होता है, राज्य की भूमिका गौण होती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को ही प्रमुखता दी जाती है, स्वतंत्रता को प्रमुखता दी जाती है। और राज्य जो भूमिका, इसको संपत्ति रखने और संपत्ति का विस्तार करने का भी अधिकार है। और राज्य की जो भूमिका होती है, राज्य की भूमिका कमतर होती है। अब यहां समझिए, प्रजातंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा है, प्रजातंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। इस पर थोड़ा सा विवाद हो सकता है, क्या प्रजातंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा है, क्योंकि प्रजातंत्र में बहुसंख्यकवाद भी आ जाता है, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही सत्ता पर बैठेगा। तो संख्या के आधार पर जिसको आप अल्पसंख्यक कह सकते हैं, इसकी भूमिका कमजोर हो जाएगी, तो क्या स्वतंत्रता का हनन नहीं करेगा? लेकिन मैंने कहा कि एक संवैधानिक सरकार भी बैठेगी और संवैधानिक सरकार के तहत वो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं करेगा, इसलिए यह इसे खतरा नहीं माना जा सकता प्रजातंत्र को। पहली बात, स्वतंत्रता व्यक्ति का अधिकार है, ये भी सत्य है, स्वतंत्रता व्यक्ति का अधिकार है, ये भी सत्य है। और साथ साथ यह प्रजातंत्र और स्वतंत्रता एक दूसरे का, बिना राजतंत्र में स्वतंत्रता संभव नहीं है बंधु। यह स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक सरकार में, निर्वाचित सरकार में ही संभव है। तब प्रजातंत्र और स्वतंत्रता एक साथ चलेगा। हाँ, राजतंत्र में किसी व्यक्ति को, अभिजात्य वर्ग को स्वतंत्रता मिली रहेगी, आम व्यक्ति को नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे अनुसार शास्त्रीय उदारवाद में यह तीनों कथन सत्य है, यह तीनों होगा। इसलिए प्रजातंत्र व्यक्ति के स्वतंत्रता का सम्मान करता है, प्रजातंत्र व्यक्ति स्वतंत्रता ही शास्त्रीय उदारवाद की प्रमुख विशेषता है। इसलिए ये बातें जरूर ध्यान रखेगा। इसी शास्त्रीय उदारवाद आगे चल करके आधुनिक उदारवाद बनाओ, फिर उसमें परिवर्तन हुआ तो समुदायवाद, स्वेच्छातंत्र, पहले स्वेच्छातंत्र नव उदारवाद का विकास हुआ जिसको स्वेच्छातंत्र कहते हैं, फिर इसके बाद समुदायवाद का विस्तार हुआ, फिर बहुसंस्कृतिवाद का, बहुलतावाद का विस्तार हुआ। इसलिए समझिएगा क्वेश्चंस के लेवल को। इसलिए मैंने सारी बातें आपके साथ इस पे चर्चा करने की कोशिश की है। अब एक 11th क्वेश्चंस में आइए, 11th क्वेश्चंस में आइए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन को असत्य से पूछ रहा है। तब बेंथम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का आधार उपयोगिता है, ना कि संविदा। जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है। ध्यान रखिएगा, जेरेमी बेंथम ने ही उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो इसलिए उपयोगिता को ही माना गया है। न्यूनतम शासन का सिद्धांत स्पेंसर की देन है, ये भी सत्य है। और संपत्ति के संबंध में टी.एच. ग्रीन ने उच्चतम मार्ग नहीं, मध्यम मार्ग अपनाया है। उच्चतम क्वेश्चंस करा है, कौन सा असत्य है? तब बेंथम ने ही उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है, बेंथम ने ही उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है। और उपयोगितावाद, जो ये उपयोगितावाद के तहत प्रत्येक व्यक्ति के सुख को, प्रत्येक व्यक्ति के सुख को महत्ता प्रदान की गई है। उपयोगितावाद में प्रत्येक व्यक्ति के सुख को ये रखा गया, प्रमुखता प्रदान की गई है। स्पेंसर ने न्यूनतम शासन का सिद्धांत दिया है। संपत्ति के समय टी.एच. ग्रीन ने उच्चतम मार्ग नहीं, मध्यम मार्ग को अपनाया है। इसलिए आंसर ए भी सत्य है, आंसर बी भी सत्य है, लेकिन आंसर सी सत्य नहीं है। उच्चतम मार्ग नहीं, मध्यम मार्ग को अपनाया है। इसलिए आंसर होगा तो एक होगा, क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? असत्य, तो इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा।
क्लियर अब होता जा रहा है बंधु। तो कहेगा कि ग्रीन ने संपत्ति के सिद्धांत के संबंध में कौन से मार्ग का ये निर्धारण किया है, कौन से मार्ग को महत्ता प्रदान की है, तो मध्यम मार्ग की महत्ता प्रदान की है। किसने न्यूनतम शासन की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, तो स्पेंसर ने प्रस्तुत किया है। किसने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है, तो जेरमी बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है। इसका मतलब है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इसका मतलब है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही, अर्थात मैंने क्या कहा, बहुसंख्यकवाद स्थापित हो जाता है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही इसका आधार है। तो कहेगा किसका आधार है, तो जेरमी बेंथम ने दिया है। देखिए पूरे क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे, सिर्फ इसका आंसर ये होगा ऐसा नहीं है। सारे क्वेश्चंस पूरे ऑप्शंस को डिटेल के देखिए। मेरा उद्देश्य यही है कि हर ऑप्शंस को आप पूरे डिटेल्स के साथ देखें और इससे 2-3 क्वेश्चंस और बनेगा। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए हैं वो सारे क्वेश्चन जो मैंने अपने ये स्वयं से लिखा हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, यदि इससे आएगा तो किस रूप में आएगा। ठीक है, अगर अगले टॉपिक की तरफ चलें, 12वें क्वेश्चंस की तरफ चलें, तो इनमें से कौन सा सिद्धांत राज्य को रात्रि के चौकीदार के रूप में मानता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रात ये सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा प्रहरी के रूप में मानता है या नाइट वॉचमैन के रूप में मानता है। मैंने एक पिछले वीडियो में देखिएगा तो उदारवाद के संबंध में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने टॉपिक पढ़ाए थे उदारवाद के संबंध में, और उदारवाद का पूरा डिटेल लगभग क्वेश्चंस उसी से जुड़ा हुआ है। तो इसे नाइट वॉचमैन, राज्य को नाइट वॉचमैन के रूप में मानता है। इस व्यवस्था में, उदारवादी व्यवस्था में नाइट वॉचमैन के रूप में मानता है, जबकि मार्क्सवादी व्यवस्था में ये तो कहते हैं राज्य को ही बाद में समाप्त कर देना चाहिए। यह राज्य की महत्ता को स्वीकार करते हैं। इसमें राज्य को महत्ता, समाजवादी व्यवस्था में राज्य को महत्ता दिया गया है, उदारवादी व्यवस्था में राज्य को महत्ता नहीं दिया गया है, इसमें व्यक्ति को महत्ता दिया गया है। और मार्क्सवादी व्यवस्था में पहले चरण में राज्य को महत्ता दिया गया है और वहीं दूसरे चरण में राज्य विहीन समाज की बात कही गई है, वर्ग विहीन समाज की बात कही गई है। और इनके अनुसार राज्य भी शोषक हो सकता है, राज्य शोषक हो सकता है। तो इसलिए अगर इसके दूसरे चरण की बात करें मार्क्सवादी व्यवस्था में, तो दूसरे चरण में राज्य विहीन व्यवस्था की बात कही गई है, राज्य विहीन व्यवस्था की बात कही गई है। तो पहले चरण में उदारवादी में राज्य कमजोर है, राज्य की कोई भूमिका नहीं है। दूसरे चरण में समाजवादी, यानी दूसरे में समाजवादी में आपको देखेगा राज्य की महत्ता है, और मार्क्सवादी तो शुरुआत में कहते कि राज्य ही प्रमुख है, दूसरे बार में कहते हैं कि नहीं, राज्य ही शोषक का रूप हो सकता है। तो इसलिए राज्य विहीन समाज की बात करते हैं। तो तीनों बातें क्लियर हो गया बंधु सभी आप लोग का। अगला, इनमें से किसने कहा है, किसने नागरिक समाज को कृत्रिम उपकरण कहा है, किसने नागरिक समाज को कृत्रिम उपकरण कहा है, जॉन लॉक ने। देखिए लगातार वही विचारक आ रहे हैं। तो जॉन लॉक ने नागरिक समाज को कृत्रिम उपकरण, आर्टिफिशियल पार्ट कहा है। ठीक है, मैं आर्टिफिशियल मैकेनिज्म कहा है। तो जॉन लॉक ने इस संबंध में, और मैंने हॉब्स से पहले हॉब्स की चर्चा की है, लॉस्के की चर्चा की है आपके पहले क्वेश्चंस में, इसलिए उसको भी जरूर देखिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आप आइए 14वें क्वेश्चन, उपयोगितावाद। अभी मैं उपयोगितावाद की चर्चा कर रहा था ना। उपयोगितावाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, उपयोगितावाद के संबंध में कौन सा कथन, किम्बरलैंड है इसमें, किम्बरलैंड, ह्यूम, प्रिस्टले, पहले इसके आलोचक, इसने व्यक्तिवाद को बढ़ावा, कौन सा कथन सत्य है। औद्योगिक क्रांति के बाद विकसित होने वाला ब्रिटिश राजनीतिक चिंतन है। हाँ, उपयोगितावाद औद्योगिक क्रांति के बाद ही विकसित हुआ था, जिसको बढ़ाने में बेंथम का योगदान सबसे ज्यादा है। बेंथम का योगदान उपयोगितावाद को बढ़ाने में सबसे ज्यादा है। ठीक है, हालांकि कहे उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने दिया,
अगर कहेगा उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने दिया, तो यह सिद्धांत दिया है जे.एस. मिल ने। यह सिद्धांत दिया है जे.एस. मिल ने, और यही जे.एस. मिल से प्रभावित है बेंथम। बेंथम जे.एस. मिल से बहुत प्रभावित थे, और इन्होंने ही इसी में संशोधन करके उपयोगितावाद का विस्तार किया। तो औद्योगिक क्रांति के बाद विकसित होने वाला ब्रिटिश राजनीतिक चिंतन है ये, इसलिए यह क्वेश्चन सही है। किम्बरलैंड ह्यूम प्रिस्टले पहले इसके आलोचक नहीं है, इसके समर्थक में है, इसलिए यह असत्य है। इसने व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया। हाँ, इसलिए मैंने कहा ना, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही इसकी अवधारणा है, इसलिए इसने व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सत्य है, इसलिए ऑप्शन बी असत्य। अगर कहेगा असत्य तो ऑप्शन बी ये दोनों, इसलिए एक से अधिक आंसर इसका हो जाएगा, इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर। अगर फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ चले 15 में, इनमें से किसे उदारवाद का प्रतिपादक माना जाता है। मैंने कहा ना कि उदारवाद का जनक किसे माना जाता है, जनक किसे माना जाता है, तो वह माना जाता है जॉन लॉक को, और उपयोगितावाद का बेंथम का जनक माना जाता है। बेंथम उपयोगिता जनक नहीं, सिद्धांत तो जे.एस. मिल ने दिया, बढ़ावा देने का काम बेंथम ने किया। क्लियर। तो इसीलिए हालांकि बेंथम को ही अगर कहें कि उपयोगितावाद का जनक किसे, तो मुझे लगता है कि बेंथम इसमें सही होगा। सिद्धांत भले दिया है, लेकिन इसको बढ़ाने का प्रमुख योगदान जाता है बेंथम को जाता है। क्लियर। तो इसके लिए 15वां क्वेश्चन में जॉन लॉक को ही उदारवाद का जनक माना जाता है, जॉन लॉक को। 16वां क्वेश्चन आइए, 16वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो ध्यान रखेंगे, विचार तथा विचारक के संबंध में असत्य मिलान चुने। विचार तथा विचारक के संबंध में असत्य मिलान चुनना है। ऑप्शंस है कि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास करना है, लास्की। यह क्वेश्चन सत्य है। इन्होंने कहा है कि राज्य का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नैतिक विकास करना है। राज्य है जो व्यक्ति के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य साध्य नहीं बल्कि साध्य का साधन है, ये भी सत्य है। राज्य साध्य नहीं है लेकिन साध्य का साधन है, ये भी सत्य है। टॉब हॉस ने ही दिया था। टॉब हॉस ने एक किताब लिखी लिबरलिज्म। टॉब हॉस ने किताब लिखी थी लिबरलिज्म। राज्य एक आवश्यक बुराई है, इस संबंध में कई सारे विचारकों ने मत दिए हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई, शास्त्रीय विचारकों ने इस संबंध में मत दिया है। आवश्यक इसलिए है कि वह संपत्ति की सुरक्षा करता है, और बुरा इसलिए है कि यह स्वतंत्रता का हनन करता है। और जितने भी शास्त्रीय उदारवाद के समर्थक रहे हैं, जिसने भी शास्त्रीय उदारवाद के समर्थक रहे हैं, उन्होंने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है, और बेंथम भी शास्त्रीय उदारवाद के समर्थक रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसीलिए आप समझिए राज्य एक आवश्यक बुराई है। बेंथम का भी कथन है, और ये थॉमस पेन का भी कथन है। अगर आप कहेंगे कि थॉमस पेन का भी कथन ये है, ठीक है, लेकिन यहाँ थॉमस पेन नहीं है, बेंथम शब्द का है, तो करा कौन सा कथन? तीनों कथन सत्य है बंधु, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। तीनों कथन सत्य है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। क्लियर। थॉमस पेन, अगर यहाँ पर बेंथम की जगह थॉमस पेन भी लिखा रहता ना, तब भी ये आंसर सही होता। अगर बेंथम की जगह थॉमस पेन भी लिखा रहता, या बेंथम की जगह शास्त्रीय उदारवादी विचारक भी लिखे रहते, तब भी ये क्वेश्चन सत्य होता। क्लियर। इसलिए ए बी सी, देखिए क्वेश्चंस कितना डेप्थ और कितने जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सब क्लियर होते चले जा रहे। 17वां क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन देखिए, उदारवाद की विशेषता नहीं है। उदारवाद की विशेषता नहीं है, राज्य को विशेषाधिकार प्रदान करता नहीं। राज्य को तो गौण समझता है उदारवाद। उदारवाद तो राज्य को कौन समझता है?
लोकतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र को महत्ता प्रदान करता नहीं, या लोकतंत्र को ही महत्ता प्रदान करता है, संवैधानिक सरकार को महत्ता प्रदान करता है और विवेकशील व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानता है। यह सत्य है, यह सत्य है। लेकिन क्वेश्चन करा कौन सी विशेषता नहीं है, यह नहीं है और लोकतंत्र राज यह भी नहीं है, यानी ए और बी विशेषता नहीं है। हाँ, व्यक्ति को महत्ता जरूर देता है। इसलिए आंसर अगर सत्य बोलेगा तो यह हो जाएगा और असत्य बोलेगा तो यह दोनों हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। एक ऑप्शन भी यदि आपके हाथ से गया ना, तब पूरा का पूरा वो क्वेश्चन आपके हाथ से चला गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये दोनों है, आपके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती डी और ई है। इसलिए इस दोनों को ध्यान में रख करके कीजिएगा। क्लियर? 18वां क्वेश्चन को देखिए। हाँ, अब अच्छा, मैंने ये भी कहा था ना कि ये क्वेश्चन अगर किस रूप में है, तो देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक, अब कह रहा है क्वेश्चन को उदारवाद की प्रमुख देन है किसने? तो संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण किया। बात सत्य है, उदारवाद की प्रमुख देन संवैधानिक संस्थाओं का विकास है। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे कि उदारवाद की प्रमुख देन, दूसरा है पूंजीवाद का विकास भी उदारवाद के कारण ही हुआ। संस्थाओं का निर्माण तथा पूंजीवाद का विकास भी उदारवाद के कारण हुआ। और शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत भी उदारवाद की ही देन है। और इसी ने किताब लिखी थी, इसी को बताया था मॉन्टेस्क्यू नामक विचारक ने। उन्होंने किताब लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये जो लिखा गया है द स्पिरिट ऑफ लॉ में लिखा गया है, और इसी को लिखा गया था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू नामक विचारक ने यह दिया था द स्पिरिट ऑफ लॉज, शक्तियों। और ये तीनों इसी की देन है, तो उदारवाद की देन मानी जाएगी तो तीनों मानी जाएगी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 2 3 यानी सभी हो जाएगा, कि प्रमुख देन शब्द है तो सभी हो जाएगा। क्लियर? 19 क्वेश्चन, सामाजिक क्षेत्र में उदारवाद की विशेषता नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में उदारवाद की विशेषता नहीं है। ठीक है, और मैंने कहा ना कि जब उदारवाद को देखेंगे तो तीनों रूप में देखेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और नैतिक भी। तो संस्थाओं में बदलाव के रूप में, रीति रिवाज के बदलाव के रूप में, प्रथा, संस्थाओं के बदलाव के रूप में है कि संस्थाओं व्यक्ति के अनुरूप होनी चाहिए और रीति रिवाज भी व्यक्ति के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि अब व्यक्ति को प्रधान देता है, व्यक्ति को प्रधानता देता है। लेकिन प्रथाओं को, पुरानी प्रथाओं, वह प्रथा जो व्यक्ति को समान नहीं मानता है, उस प्रथाओं को समाप्त कर देना चाहिए, उस प्रथाओं में बदलाव होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि पुरानी प्रथाओं को ही संचालित करने पर जोर देता है। जरूरी नहीं कि सभी प्रथाएं सही हो। कुछ प्रथाएं जैसे सती प्रथा सत्य नहीं मान सकते, जैसे विधवा पुनर्विवाह को रोकना सत्य सही नहीं मान सकते, जैसे बालिका शिक्षा पर प्रतिबंध लगा देना, बाल विवाह को बढ़ावा देना नहीं, ये सभी प्रथाएं समाज के लिए अभिशाप थी। इसलिए सभी प्रथाएं सही नहीं हो सकती है। इसलिए कहता है कि रीति रिवाज में बदलाव ठीक है, होना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन प्रथाओं को संचालित करना उदारवादी व्यवस्था की देन नहीं। उदारवादी कहता नहीं, जो गलत प्रथा है उसमें परिवर्तन भी होना चाहिए। इसलिए यह क्वेश्चन गलत है। तो इसलिए कौन सी विशेषता नहीं है? तो पहली विशेषता ठीक है, संस्थाओं में बदलाव। दूसरी विशेषता ठीक है, रीति रिवाज में बदलाव। और तीसरी विशेषता प्रथाओं को संचालित करना, ये सही नहीं है। इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। एकदम क्लियर होता जा रहा है दोस्तों? क्लियर? अब आगे चलते हैं, 20वें क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। 20वां और अंतिम क्वेश्चंस, प्रत्येक हम लोग सेट जो लेकर के आ रहे हैं वो 20 क्वेश्चंस का सेट लेकर के आ रहे हैं, ताकि उस पर बेहतर डिस्कशन किया जा सके, इस पर समय दिया जा सके। मैं हड़बड़ाहट में नहीं हूं, एक वीडियो 2 वीडियो से लगातार चलते रहेंगे, श्रृंखला शुरू हो चुकी है। उदारवाद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन चुने। सत्य कथन चुने।
उदारवाद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन चुने। व्यक्ति स्वयं में संप्रभु है तथा अपनी अर्जित संपत्ति का एकमात्र स्वामी है। उदारवाद मानता है, शास्त्रीय उदारवाद मानता है, यह लोक कल्याणकारी राज्य के औचित्य को भी प्रमाणित करता है। ये भी सत्य है। आधुनिक, यहाँ ये कहीं उल्लेख नहीं है कि शास्त्रीय उदारवाद, यहाँ सिर्फ उल्लेख है उदारवाद। इसलिए यह भी तो शास्त्रीय उदारवाद के तहत ये सत्य है, आधुनिक उदारवाद के तहत ये भी सत्य है, और नव उदारवाद के तहत ये भी सत्य है। तीनों उदारवाद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, तीनों उदारवाद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। शास्त्रीय उदारवाद के तहत ये सत्य है, एकमात्र अधिकारी है। लोक कल्याणकारी उदारवाद, आधुनिक उदारवाद के तहत ये भी सत्य है। और नैतिक स्वच्छता तंत्रवादी दार्शनिक ये भी सत्य है, चाहे उसमें हेयक रखें, हेयक भी स्वेच्छा तंत्रवादी, इसी को नव उदारवाद कहा जाता है, जिसमें शास्त्रीय उदारवाद को ही महत्ता दी गई है। और मैंने उदारवाद का टॉपिक पढ़िएगा तो मैंने इसमें पूरा विस्तार से बताया था पिछले वीडियो में, आप देखिएगा पलट करके। इसे तीनों सत्य है बंधु, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। तो एक मोटा मोटी आपके समक्ष आज हमने 20 क्वेश्चंस के पहले पार्ट को रखा है। इसके पहले तक हमने पिछले, आप देखिएगा, और उदारवाद का टॉपिक भी हमने पढ़ा दिया है। और अगर वो पढ़ने के बाद और क्वेश्चंस बना करके देखें तो लगभग क्वेश्चंस बन जाएगा। और याद कीजिए, देखिएगा कि 11th 12th क्लास में और 9th 10th में जो उदारवाद से क्वेश्चन पूछे गए हैं वह बनते हैं कि नहीं बनते। आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण के क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। यदि उदारवाद से क्वेश्चंस है तो सारे क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द ही रहेंगे, इसीलिए आप इसके सारे, आप जैसे से हम आते जाएंगे आपके समक्ष कई और सारे वीडियोस लेकर के आएंगे। और हमारे आप ऐप चैनल से जुड़ सकते हैं, आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी, ठीक है। आप सिर्फ आदित्य आईएएस एकेडमी के नाम से भी आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपको आईएएस आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, और आप इस संबंध में वीडियोज अपलोड ये देखते हैं, ऐप से भी जुड़ सकते हैं। मैंने टारगेट रखा है 35 डेज में, 35 डेज में मैं पूरे पॉलिटिकल साइंस के सारे पार्ट को कवर कर दूंगा। और मैं 9 तारीख से 10 तारीख तक आपके समक्ष 1000 पुस्तक, अभी से ही कई सारे ऑर्डर आ चुके हैं, 1000 क्वेश्चंस का पूरा सेट लेकर के आ रहा हूं आपके समक्ष, पूरा कॉन्सेप्चुअल। अगर इससे पूछेगा तो इससे बाहर, मुझे उम्मीद है कि अगर पूरे क्वेश्चंस के डिस्कशन को देख लिया जाए तो लगभग सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा, जैसे उदारवाद से आज हुआ। क्लियर? तो अगले वीडियोज में दोबारा मिलेंगे नए श्रृंखला के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद।